नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। आज हमारे साथ हैं सुजाता कौशिक जी, जो जिला महासचिव हैं भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज टीम की। तो आज उन्हीं का पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप जिला महासचिव हो जी, एक संगठन से जुड़ी हुई हो जी, तो कब से जुड़ी है आपको संगठन? मुझे लगभग इस संगठन से जुड़े 1 साल हो चुका है। अच्छा हाँ जी, और 1 साल से मैं इस पद पर कार्यरत हूँ, कार्य कर रही हूँ इस संगठन के साथ मिलकर के। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो हमारी भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज से हैं, रेणु राणा जी, और इस टीम के जो प्रबंधक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद युवा सेना के भी हैं, हरविंद्र राणा जी, हाँ जी, उनकी मिसेज ही है रेणु राणा जी। तो ये दोनों का एक जो मेन मोटिव इस टीम को लेकर चला था वो यही चला था कि जो महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगार हैं, और साथ में जो परिवारों के जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनमें लड़ाई, चाहे वो कोई सी भी मैरिज हो, वो निभा ही नहीं पाते हैं रिश्तों को ना। 1 साल 6 महीने या 2 साल में कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई त्रुटियां, उनको एक दूसरे में कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो उन परिवारों को जोड़ना हमारे संगठन का मेन मोटिव है। ठीक है, ये मेन मोटिव है आपके संगठन का कि जो परिवार टूट रहे हैं उनको बचाने में आप भरपूर कोशिश करते हैं। आप क्यों जुड़ी? आपको क्या जरूरत ऐसी महसूस हुई कि मुझे जुड़ना चाहिए? इसी समाज सेवा के उद्देश्य से या आपकी भी कोई अपनी प्रॉब्लम थी? मेरी प्रॉब्लम तो ऐसी कोई नहीं थी। एज ए समाज सोशल वर्कर, और दूसरा एक हर किसी का जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटित होती रहती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस संगठन से जुड़ना चाहिए। और जितनी भी मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी अपने आसपास, जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो लड़कियां हैं, मुझे लगा, कुछ महसूस हुआ। मैंने बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स भी देखी हैं कि मुझे जुड़ करके, क्योंकि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसके साथ एक पूरा समूह होगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं अकेले खड़ी हूं किसी के लिए, तो मेरा कोई मतलब एक तरीके से बोल लीजिए कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही अगर मैं संगठन से के साथ रहूंगी तो ऑब्वियसली प्रभाव पड़ेगा। सुजाता मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संगठन के साथ ना बहुत सारे दायित्व आते हैं। हाँ जी। और आप अच्छा काम कर सकती हैं। आप महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि लोगों को जानकारी हो कि वो आप में ये प्रेरणा कहाँ से आई। तो आप पहले अपने लाइफ के बारे में अपने बारे में मतलब बताइए, आप वर्तमान में क्या करती हो? पहले क्या, जैसा हमने सुना किसी कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ा है? मैंने विवेक कॉलेज में पढ़ा है 5 ईयर। 2013 से मैंने ज्वाइन किया था, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी। उसके सिर्फ और सिर्फ 1.25 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि घर की कुछ कंडीशंस थी। और मुझे लगा कि आपको भी पता है, एक लैक्टेशन वुमेन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, बट समस्याएं जब होती हैं एक औरत के सामने, तो बहुत ज्यादा जटिलताओं के कारण वो आगे घर से बाहर कदम निकालती है। तो मैंने भी उसी में से निकाला था। उस समय मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और मैंने वहाँ 5 साल दिए। देन उसके बाद फिर मैंने 1 साल आरबीडी कॉलेज में भी पढ़ाया है। उसके बाद फिर मैंने देहरादून मूव किया था, और देहरादून में मैंने कोऑपरेटिव में और साथ में एक इंस्टीट्यूट था, एज ए काउंसलर वहाँ जॉब किया है। तो मैम, आपने देहरादून में एज ए टीचिंग काम करना नहीं चाहा कि आप एज ए फैकल्टी काम करें? नहीं, एक्चुअली बच्चों को भी देखना होता था। तो वहाँ मेरा थोड़ा टाइमिंग कम था, तो क्योंकि वहाँ पर मम्मी जी तो रहते नहीं थे, मदर इन लॉ नहीं रहती थी। तो मैंने सोचा, वहाँ पर ना मेरा 3 और 4 आवर्स का जॉब रहता था, कभी कभी 4 हो जाते थे। तो उस समय में क्या था, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, इतना फिर स्कूल से आ जाते थे, तो मैं सब घर भी देख लेती थी, बच्चों को भी देख लेती थी, जॉब भी देख लेती थी। सही बात है मैम, फैमिली फर्स्ट। हाँ, या फैमिली फर्स्ट है। और साथ साथ में ऐसा नहीं है कि हाँ एक वुमेन कुछ नहीं कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अपने अंदर एक हौसला होना चाहिए। अच्छा, जैसा भी आप संगठन से जुड़ी हुई हो, इसके साथ में भी कोई जॉब वगैरह करती हैं? हाँ, अभी भी मैं जॉब करती हूँ। अभी मैं वंडर सीमेंट में देव ऐसी स्वीट में हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर बिजनौर में। तो उन्हीं के यहाँ पर मैं अभी अकाउंट एग्जीक्यूटिव पर हूँ, वहाँ पर जॉब करती हूँ। और 10 से मेरा 5 टाइम है। और साथ में मैं संगठन का भी करती हूँ। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, जो मुझे संगठन के लिए भी कार्य करने के लिए, ऐसा नहीं है, प्रेरित करते रहते हैं वो भी। और अगर मैं उनसे कहती हूँ कि सर मुझे यहाँ जाना है, तो वो कभी मना नहीं करते हैं, कि हाँ, प्रेशर नहीं डालते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ में मैं
मैट्रिमोनियल का भी कर लेती हूँ, जो जैसे गरीब लड़कियां हैं उनका अच्छे परिवारों से मिलाप कराना, अच्छे परिवारों में उनका विवाह कराना। मैम, अगर आज नॉर्मल परिस्थिति में देखा जाए तो वुमेन्स के आगे क्या परेशानियां हैं? वुमेन के सबसे आगे तो परेशानी मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में, जो देखो वुमेन एक खुद भी परेशानी है। जी। मैं आज आपको सच बता रही हूँ, आप देख रहे हैं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। हमने अपनी समस्याओं को बताते बताते हम उस चीज में, परिस्थिति में औरतों ने अपने आप को ढाल लिया है कि वो दूसरों के लिए समस्या बनती जा रही है। जी। उनकी समस्या थी, हम हमेशा नारी को ये कहा गया है कि नारी कमजोर है ना, नारी ऐसा नहीं कर सकती है, नारी ऐसा नहीं कर सकती है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अगर वुमेन के आगे आती है तो वो घर की आती है। अगर कोई वुमेन कुछ करना चाहती है तो ऐसा नहीं होता कि सबकी फैमिली सपोर्टिव होती है या सबके हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं। तो किसी की फैमिली, अगर मान लीजिए कोई लड़की या कोई औरत शादी के बाद कुछ करना चाहती है तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, शादी हमने इसलिए करी थी कि घर में बच्चे पालो और घर में खाना बनाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो करना चाहती हैं आप उनको सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ने दो। तो सबसे पहली समस्या तो यही है। और दूसरी समस्या बस एक ही चीज है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर घर में अगर हाउस वाइफ भी है तो अपने वो माइंड को थोड़ा सेटअप उसका ऐसे बनाकर रखें कि वो बिजी रखें खुद को। सबसे मूल मंत्र मैं यही बोलना चाहूंगी औरतों के लिए कि खुद को बिजी रखें। जितना औरत खाली होगी उतना वो बैठ के इधर उधर की बातें सोचेगी और खाली पुलाव बनाएगी और फिर वही चीजें लड़ाइयों में बदल जाएगी। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इसमें क्या सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल है। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का ऐसा है कि मोबाइल जो है ये जितनी यूजफुल चीज है ना, उतनी ही ये हार्मफुल भी है। सोशल मीडिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों की तरफ एक ऐसा मैसेज दे रही है जो उनके माइंड पर कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। जी। अभी कुछ लोग मैंने देखे हैं, कुछ इसमें मूवीज आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो बच्चों के सामने देखने लायक नहीं होते या परिवार के सामने देखने लायक नहीं होते हैं। अगर वही चीज घर में, मोबाइल ऐसा होता है कि अगर रखा है तो बच्चे भी देखते हैं, वही चीज अगर बच्चा देखता है तो उस पर वो गलत असर डालता है, उसके मेंटली बहुत ज्यादा गलत असर पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, यहाँ पर लोगों से दोस्तियां बहुत होती हैं और वही दोस्ती आगे चल के क्राइम बन जाती है। हाँ बिल्कुल, आजकल इतना ट्रेंड है, मतलब पिछले कुछ महीने से पुरुष समाज जो है वो डर में है, वो डर में है बिल्कुल। और वो डर में इसीलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे आसपास कहीं सांप से कटवाया जा रहा है, साथ ही कहीं पर नीले ड्रम में, आपको पता है वो तो एक ट्रेंडिंग, पूरा तो उसके ऊपर रील भरी हुई है इंस्टाग्राम पे। वो तो हैशटैग हो गया था, हैशटैग नीला ड्रम, और अभी हैशटैग हनीमून भी हो रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली हो या पुअर क्लास फैमिली हो उसी की लड़कियां ऐसा करती हैं। अब आप देख लीजिए, ये जो अभी सोनम का हुआ है, अभी ये जो राजा का हत्याकांड हुआ है, बड़ा ही दर्दनीय और दुखनीय था। इसमें जो गलती थी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी थी। मैं यही एक मैसेज काफी टाइम से मैं यही सोच रही हूँ, आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो आपसे बातें छुपाए ना। अगर इस जो केस में सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि माँ बाप ने एक मतलब एक भ्रम बनाया हुआ था, अपने बच्चे के डर बनाया हुआ था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी या ऐसा करेगी तो गलत होगा, समाज में हमारी क्या मान प्रतिष्ठा रहेगी, ये उसकी जात है या ये ऐसा है। अगर शायद वो उसको उस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट करते तो आज तो ना राज बर्बाद होता, ना राजा, और ना होती सोनम। मैम, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि लड़के डरे कि हम शादी नहीं करनी? नहीं, डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 उंगली हैं, ये पांचों एक जैसी नहीं होती हैं। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। कहीं लड़के भी अत्याचार करते हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देखिएगा तो आजकल नारी पर ही अत्याचार होता आया है। अब ये जो कुछ नारियां ऐसा कर रही हैं, ये पता नहीं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर होकर कर रही हैं या किस चीज से, आई डोंट नो, बट लेकिन हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सब औरतें भी एक जैसी नहीं है। कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनके पति शराब पी कर आते हैं, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, उनको कुछ देते भी नहीं है। अभी हम गए थे एक धनसनी में, तो एक लड़की थी, वो इतना रो रही थी। मैंने उससे पूछा तुम रो क्यों रही हो? उसने बताया मेरे 4 लड़कियां हैं, मेरा पति मजदूरी करता है, वो ईख काटता है, और जो वो लाता है
वो और लड़कियों पे या औरतों पे लगा देता है, मुझे कुछ नहीं देता। तो ऐसी भी औरतें हैं जो सरवाइव कर रही हैं और फैमिली में रह रही हैं। लेकिन इन केसों में अधिकतर आपने देखा होगा, जैसे लड़कों को ना पसंद किया, चिरकुट टाइप दो, चोटी खड़ी हुई और ठोडी कुछ वैसी, नशेड़ी, देखने में नशेड़ी लग रहा है, और इतने अच्छे लड़कों को उन्होंने मरवा दिया, मतलब मिलकर मर्डर कर दिया। और पसंद देखो आप उनकी कि किस तरह की पसंद है, मतलब क्या नशेड़ी पसंद कर रही है महिलाएं आजकल? जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद आता है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि एक शराबी को शराबी पसंद आएगा, समझ रहे हैं? एक शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब ही पीने वाला व्यक्ति पसंद आएगा। उसी तरीके से उन लड़कियों को, अब वो जो लड़के हैं वो उन्हें पसंद आ रहे हैं। जैसे ये मुस्कान वाला कांड हुआ था, मुस्कान वाले में उसको वो क्यों पसंद आया? इसके पीछे क्या तथ्य था? इसके पीछे ये था, वो नशेड़ी था, पति नशे के लिए मना करता था, अब वो नशा देता था उसको, वो उसके साथ फुल एंजॉय करती थी। सोनम वाले कांड में ये था कि ये शादी से पहले अफेयर था, तो ये तो चाहती थी, ये उसको प्रेम करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मिस्टेक इतनी है कि जब तुम उससे प्यार करती थी तुम उससे शादी करती ना, या भाग जाती हैं, कुछ भी करती, आज एक घर का चिराग तो बचता ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, जैसा आप महिलाओं के बीच में रहती हो, संगठन ये आपका काम कर रहा है समाज के लिए जी, तो मेन क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जैसे नशाखोरी के खिलाफ भी आप बताते हैं, नशे सब बचाव के लिए, परिवारों को बचाने वाला आपने बता ही दिया, जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा और क्या, किन मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं? हमारा जो मतलब मुद्दे, एक तो परिवार बचाना जैसे मैं बता चुकी हूँ, दूसरा नशे से ये जो कुरीति है नशा, और नशा जो है एक ऐसी खोखला कीड़ा है जो हमारे देश के युवाओं को खोखला करते जा रहा है। इससे हमारा मेन मुद्दा तो यही है नशे अच्छा, का। नशे कैसे अंकुश लगाया जा सकता है नशे पर? क्या हमने कोई प्लानिंग कर रखी कि हम इस तरह से छुटवाएंगे नशे को? नशे से अभी जैसे हमारे यहाँ, अभी यहाँ पर ये मावतपुर गांव है, हाँ। यहाँ पर अभी कुछ पता चला था, हमारे पास जैसी खबर आई संगठन के पास कि वहां पर कुछ अवैध रूप से वहां पर शराब की हट्टियां चल रही हैं जी। तो उसको हमने बंद करवाया था और बहुत ही जल्दी एक्शन भी लिया गया था। नहीं चलो, वो अवैध रूप से चल रही है, ठीक है, जो वैध रूप से चल रही है वैध रूप से जो चल रही हैं, तो आप ये देखो कि सरकार अभी यहाँ पर जब कोटा बटा था तो सबसे ज्यादा महिलाओं को उसमें मिला था, नंबर जो नंबरिंग हुई थी, जो मतलब आवंटित किया गया था, वो महिलाओं के नाम ज्यादा थे। तो नशा एक ऐसी चीज है जो स्वयं के दिल से भी होता है, और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हो तो मुझे तो नहीं लगता वो छोड़ देगा। लड़ाइयां करना, घर में कलेश करना, ये कहीं का कोई नाम नहीं है। नशा जो करता है, अगर वो स्वयं अपने दिल से चाहे तो छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ सकता, ये तो फैक्ट है। जी जी, चलो ठीक है। नशे पे आप काम कर रहे हो, नशे को लेकर लोगों को समझाने का मतलब प्रयास कर रहे हो, वो समझ आए। हम सिर्फ अपने विचार उनके सामने प्रकट रख सकते हैं कि आप ये चीजें मत करो, ये गलत है, लेकिन मानना तो सामने वाले। दिन में आप 1000 लोगों को ये उनके दिमाग में डाल लोगे तो 10 लोग तो उनमें से कम आपकी बात पर अमल करेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ सुधरते भी हैं। जी जी, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा और क्या और आपको यहाँ बिजनौर के अंदर समस्याएं दिखाई दे रही हैं कि हमें इन मुद्दों को लेकर काम करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में? सबसे पहली एक है लड़कियों की सुरक्षा, जो गर्ल्स स्कूल जाती हैं। अच्छा। तो हमारे पास काफी फोन भी आते हैं कि मैम एक लड़का है वो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, या तो उसके लिए तो पुलिस है ना? सोशल मीडिया पे भी करता है, पुलिस है। अभी एक मेरे पास केस आया था, उस लड़की को परेशान किया जा रहा था, यही मेरे पास की लड़की है, मैं नाम ओपन नहीं करूंगी, किसी की बेटी है जी। तो उसने कंप्लेंट की थी जी, यहीं पर थाने में। उसकी कंप्लेंट पे कोई वर्क नहीं हुआ। जब मैंने दरोगा जी से बात की तो दरोगा जी ने बोला मैडम वो तो लड़का हमें ही गाली दे रहा है। तो मैंने ये बोला कि अगर कोई पुलिस को ही गाली देने लगे तो ये तो हो गया, फिर आप तो हमारे रक्षक हैं, है ना? और आप ही को कोई गाली दे रहा तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कह के टाल दिया, नहीं मैडम हम उसका नंबर लोकेशन पे डाल रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप कीजिए। फिर मुझे बाद में पता चला, उस लड़की ने बताया कि मैम कुछ भी नहीं किया है, पुलिस से मुझे कोई सहायता नहीं मिली है, मैंने अपने ही स्तर से, मेरे भाइयों ने या सबने मिल करके उसको शॉर्ट आउट करा।
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जी। वो आप जवाब देना चाहें तो दे सकती हो। जैसी मुझे जानकारी मिली कि कभी आप जेल में भी गई हो, ऐसा सुनने को मिला कि लास्ट ईयर कुछ क्या हुआ था उसमें, अगर आप बताना चाहें तो। हाँ बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था। और ये तो सबको ही पता है, मेरे मोहल्ले में पता है, सभी को पता है। जी। मैं गई थी और जाने का मेरा कारण ये था कि एक मेरा ब्रदर है, कजन ब्रदर, तो उसने एक छोटा सा मतलब बेबी अडॉप्ट किया था। तो उसमें बस कुछ नहीं, उसमें थोड़ा लिखा पढ़त का काम नहीं हुआ था, जी। इस वजह से वो थोड़ा सा केस बहुत वो हुआ था। उसमें पुलिस ने हमसे बोला 15 लाख रुपए दे दीजिए आप। 15 लाख? हाँ 15 लाख दे दीजिए और ये केस यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। यहाँ की पुलिस नहीं थी, वो उत्तराखंड पुलिस थी। तो उसमें फिर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं, हम 15 लाख तो नहीं दे सकते हैं, इतना में तो 1 महीने में जमानत भी हो जाएगी। तो फिर जमानत हो गई थी। उसके बाद वो केस फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से हमें क्लीन चिट मिल गई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नहीं, और वो बेबी अडॉप्ट भी कर लिया है, क्योंकि कानून पे मुझे ना हाई कोर्ट पे विश्वास था, न्यायपालिका पे विश्वास था कि वो जो सच है हकीकत है, क्योंकि सच छिपता नहीं है। समाज ने बहुत चीजें बोली, समाज ने बहुत उल्टा भी बोला, मैंने बहुत चीजें फेस करी है, मेरे परिवार ने बहुत चीजें फेस करी है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर किसी के बारे में जब हम कुछ पता ना हो तो उसकी निंदा करना सही नहीं है। पहले आप पता कीजिए तब उसकी निंदा कीजिए। अच्छा, कितने दिन रही आपको जेल में? मैं रही हूँ 2 या 3 महीने। 2 महीने या 3 महीने? 2.5, हाँ 2.5 हो गया। 2.5 महीने। कौन सी जेल में? मैं रुड़की। रोड की। तो जब जेल में थी आप, तो जेल का क्या अनुभव रहा आपका, क्या देखा आपने वहाँ? जेल को लोग ये कहते हैं कि जेल बहुत गलत होती है, जेल में गलत कृत्य होते हैं। जेल जो लोग क्रिमिनल हैं उनके लिए तो गलत है, और ये एक कानून की तरफ से बनाई हुई बहुत अच्छी भी है। वहां पर लोगों का सुधार भी होता है। वो जेल नहीं है, वो सुधार गृह है। पहली बात तो लोगों के दिमाग में जो ये चीज है ना, वो जेल है, वो सुधार गृह। सुधार गृह में जैसे एक बच्चा बिगड़ जाता है और उसको सुधारने के लिए उसकी माँ उसे कमरे में बंद करती है, डराती है, धमकाती है, ठीक उसी प्रकार वहां पर सुधार गृह करने के लिए उन्हें कार्य दिए जाते हैं। जब वो कार्य में देखते हैं परिवार से दूर रहते हैं और अकेले रहते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि गलत कृत्य करने से ऐसी भी पनिशमेंट मिलती है, तो सुधर भी जाते हैं लोग। नहीं, आपने तो कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं था कि सुधार गृह में आपको डाला जाए। वो तो एक फर्जी तरीके से केस मतलब लगाया गया आप पर। तो क्या ऐसे लोगों को भी जाना चाहिए कि एक बार जेल में होकर आना चाहिए, चाहे कुछ करा हमने या नहीं? मैं ये बोलूंगी, वो जो मेरी जिंदगी का एक पार्ट था, वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। अपने बच्चों से दूर रहना और एक एजुकेटेड पर्सन और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ किसी के साथ इतनी बड़ी चीजें घटित होना, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत शॉकिंग था। और लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि कानून जब भी कोई स्टेप लेता है किसी को लिए, तो थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए कि, क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं वो अलग दिख जाते हैं, बिल्कुल, और जो शरीफ होते हैं वो अलग दिख जाते हैं, और पुलिस से ज्यादा उनकी कोई सबसे अच्छी बात क्या है कि पुलिस पहचान जाती है। लेकिन पुलिस पहचान करने के बाद भी शरीफ इंसानों पर मैंने देखा है ज्यादा अटैक करती है, ज्यादा उन्हें फंसाती है उल्टे केसों में। जो क्रिमिनल होते हैं उनको इतना नहीं फंसाती है। अभी हमारे वाले मुद्दे में यही हुआ था। अच्छा, आप जैसे 2-2.5 महीने तक जेल में रही, तो वहाँ खाने पीने का क्या था आपका, और कपड़े मतलब अपने यहाँ से मंगाए थे या वहाँ ड्रेस मिली हुई थी? नहीं, कपड़े अपने घर से थे, मेरे घर अच्छा, से। हाँ। जैसे कैदियों को वो एक ड्रेस होती है, या इस टाइप का नहीं था? नहीं, वो मैंने वहाँ पता किया था, क्योंकि जब मैं रही हूँ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, बुक्स पढ़ लिखने का और बुक्स पढ़ने का। वहाँ मैम थी, काबा मैम, तो वो मुझे गीता लाकर देती थी, रामायण लाकर देती थी, और मैं वहाँ पर जो औरतें थी उनको पढ़ाती थी। और वहाँ पर जो जेलर सर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही हम्बल नेचर के थे, और उन्होंने जो वुमेन वार्डन थी, मतलब जो उनसे बोल रखा था कि जो लेडी यहाँ पे पढ़ने लिखने वाली है उनको बोला करो कि वो उन्हें भी पढ़ाए, जो अनपढ़ है उनको उचित शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे। तो मैं उनको पढ़ाती थी बाकायदा ब्लैक बोर्ड पे, और वो पढ़ती भी थी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी। और
बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि खाना पीना कैसा था मतलब? खाना पीना तो अच्छा था। खाना पीना कैसा होता है, अगर वहां सब कुछ अच्छा मिलने लगेगा तो फिर वो सजा ही क्या होगी। लेकिन हाँ ये था कि कहते हैं जैसे ऐसा मिलता है कीड़े डाला मिलता है, ऐसा नहीं था। खाना अच्छा, बिल्कुल सही था, बहुत सिंपल खाना, बहुत सादा खाना था। मैंने अपना 10 किलो वेट लूज किया था वहां पे, इतना सिंपल खाना था। कोई और कुछ काम भी करना पड़ता है? जैसे आप तो पढ़ाई कराती थी, मतलब पढ़ाने का ही काम दे दिया होगा आपको, हाँ। कि ये पढ़ना जानती हैं। तो अच्छा, रात में सोने की अगर हम बात करें, सोने का कैसा था आपका? कितनी महिला एक रूम बैरक में रहती थी मतलब? वहां पर तो महिलाएं ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 6-7 महिला थी। नीचे ही सोना होता था? नीचे ही सोना होता था। और नीचे उसके लिए वो बिस्तर मिले होते थे वहीं से। कुछ अपने घर से जैसे चादर वगैरह होती है वो चली जाती है, वहां से वो बिस्तर मिलते हैं। बस वहीं पे नीचे सोना होता था। नहाने के लिए वहाँ बाथरूम बने हुए थे, सुविधा सब थी। जैसे वुमेन्स की थी तो वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सैनिटरी पैड्स के लिए एक पूरा कॉलम बना हुआ था, उसको ऑब्जर्व मतलब डिसो करने के लिए वहाँ डस्टबिन नहीं था, जलाने की भी एक मशीन लगी हुई थी। और सुविधा सारी थी, लेकिन बस वही था कि वहाँ परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते। और एक कसक होती है जीवन में ना, दिल में, कि हमने ऐसा क्या किया है जो हम यहाँ हैं। हम वो उसमें ज्यादा अफसोस होता है ना, आपने किया तो कुछ है ही हाँ। नहीं, बिना किए आप अंदर हो। नहीं तो उसमें जब सीजीएम, एक्चुअली ये जो कारागार आता है ये सीजीएम के अंडर में आता है। तो वहां पर जो सीजीएम थी बुशरा मैम थी, तो वो आई थी स्पेशली। तो जब वो चेकिंग के लिए आई तो वो मिली मेरे से, क्योंकि बताया जाता है कि कौन किस तरीके का है। तो उन्होंने मुझसे बात की, 10 मिनट मुझे दिए। और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक जज मेरे से बात कर रही हैं। तो मैं रो रही थी, बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आप परेशान मत होइएगा, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। ये तो एक बस क्या बोलूं मैं, इसी तरीके से वो बोली थी कि मैं क्या बोलूं, बस पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा करते हैं। वो इशारा कहाँ कर रही थी मुझे पता था। कोई बात नहीं, आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है। अच्छा मैम, बहुत सारी बातचीत हो गई, वीडियो भी काफी बड़ा हो गया, और लास्ट में मैं बस एक ही सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं यहाँ, तो दिव्यांग भी बताए, गरीब गुरबे भी बताए, सभी के लिए मतलब जो संगठन आपका, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने परिवार के साथ एकता से बने रहें और यूनिटी दिखाते हुए परिवार को अच्छे से चलाएं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें, क्योंकि ये जो परिवार है ना, जब मुसीबत आती है तो परिवार साथ होता है और कोई साथ नहीं होता। और स्ट्रगल जीवन का एक मूल पार्ट है, और जिसने स्ट्रगल नहीं किया, मैं सोचती हूँ उसकी लाइफ नहीं है। और डटे रहें, लेकिन बस घबराएं ना, अच्छा कार्य करते रहें। सच और हकीकत वो सामने आई जाती है। ईश्वर सबका साथ देते हैं, सत्कर्म करते रहें। तो दोस्तों, हमारे साथ थी सुजाता जी, जिनसे हमने काफी बातचीत की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।